Hello guys, today's topic about UK and international traveling during pregnancy. इस टॉपिक में आज हम 3 sections कवर करेंगे. फर्स्ट वन इज़ हाउ टू ट्रैवल एंड सेकंड वन इज़ डॉक्यूमेंट्स, थर्ड वन इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो भी प्लीज़ कर दो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए. और मैं बहुत ही न्यू हूँ, तो आई नीड योर सपोर्ट प्लीज़. चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. पहला है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले तो सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है हमें, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगी तो हम लोग हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे. अलोन ट्रैवल करने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे. तो अगर अलोन ट्रैवल करना है तो फर्स्ट जितना लगेज है वो सारा कैरी करना हमें ही है. लेकिन अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो सारा सामान उसको खुद ही कैरी करना है, राइट. तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारा सामान उसी को उठाना है. जो प्रेग्नेंट लेडी है वैसे भी अलाउड नहीं होता है इतना ज़्यादा सामान उठाना. या तो आप उतना ही लगेज ले जाएं जितना आप उठा सकें. ऑब्वियस है, आप 2 या 3 केजी तो नहीं ले जा पाएंगे या 5 केजी, क्योंकि उतना ही अलाउड होता है उठाना. बट आप एयरपोर्ट तक किसी को बोल सकती हैं छोड़ने के लिए. आपके घर से कोई वहाँ तक छोड़ देगा, ट्रॉली में लगा देगा सामान. या तो वहाँ पर किसी को भी अगर आप हेल्प के लिए बोलोगे, जो एयरपोर्ट पे होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और हेल्प भी कर देते हैं बहुत अच्छे से. उसके बाद हमें सामान क्या लेना है, राइट. अपनी पर्सनल हाइजीन वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपकी पर्सनली, जो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको जल्दी ही लगेंगी, या तो मतलब प्लेन में लग सकती हैं वो चीज़ें या रास्ते में लग सकती हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जो कैबिन बैग होता है वो पिट्ठू बैग ना लेकर और एक ट्रॉली बैग ले लें. क्योंकि 8 केजी तक का आपको अलाउंस होता है, तो उसमें आपकी पर्सनल जो भी यूज़ करने की चीज़ें हैं वो सारी उसमें आ जाएँगी. एक आप साइड बैग ले लीजिए और एक आप वो बैग ले लीजिए. साइड बैग में क्या होगा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाएँगे. और जो ट्रॉली बैग है उसमें आपका पर्सनल चीज़, जैसे आपको कुछ खाना है या दवाइयाँ हैं या फिर जो भी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसमें आप रख कर और ईज़िली ले जा सकते हैं. आपको वो उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको सिर्फ़ ढंगा लीजिए. ओके, तो हमारा पहला टॉपिक कवर होता है इसके साथ. एंड सेकंड टॉपिक जो डॉक्यूमेंट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए. अब फिर जितनी भी फ़्लाइट्स हैं या जितनी भी साइट्स होती हैं ये ट्रैवलिंग वगैरह की, इसमें ये अपना क्राइटेरिया पहले से ही सेट करके रखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी है उनको ट्रैवल करने के लिए और क्या-क्या नहीं है. क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या नहीं. आप किसी भी जिस 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 साइट से आप बुक कर रही हैं अपनी टिकट, प्लीज़ वहाँ जाकर एक बार चेक कीजिए, क्योंकि हर किसी में अलग-अलग दिया होता है. बट इंटरनेशनल जो फ़्लाइट हम लेते हैं उसमें काफ़ी हद तक जो क्राइटेरिया होता है वो सेम ही होता है. तो जो उनका फर्स्ट क्राइटेरिया होता है एज़ सच बहुत ही बड़ा कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है. 1-2 क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मैच करने होते हैं, जो कि आप ईज़िली मैच कर सकते हो अगर आपकी प्रेगनेंसी 32 वीक से कम है. और मैं बोलूँगी कि वैसे अगर डॉक्टर्स से आप सलाह लेते हैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, तो वो भी आपको यही एडवाइस करेगी कि 4th, 5th एंड 6th मंथ्स में आप अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और डॉक्टर की एडवाइस के बिना तो आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते. बट जो बीच का ये सेकंड ट्राइमेस्टर है, ये बहुत ही सेफ़ और गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है इसको, तो आप इसमें अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. सेकंड, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो सिर्फ़ अगर 32 वीक्स के अबव हो चुका है आपका प्रेगनेंसी, तो आपको फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि कोई भी गायना आपकी बना देगी, जो आपका चेकअप कर रही है, रूटीन चेकअप कर रही है, आप उससे बनवा सकते हैं. तो वो अच्छे से आपका एक फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट बना देगी, जिसके बाद आपको कोई भी फ्लाइट करने से रोक नहीं पाएगा. तो एक वो चाहिए. अगर आपकी 32 वीक से कम है प्रेगनेंसी आपकी, तो आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो ये प्रूव कर सके कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो 32 वीक से कम की है. इन केस अगर कोई वहाँ पर आपको पूछता है, या आपकी जैसे स्कैनिंग वगैरह होती है आपको नहीं करानी है,
आप उनको ये चीज़ बोलते हो कि मुझे स्कैनिंग नहीं करानी है या फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ, या फिर वो खुद ही आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो आप उनको ये दिखा सकें कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 32 वीक्स से कम की है। वो आपके जर्नल जो भी ओपीडी का ओपीडी की पर्ची वगैरह होती है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपके रेगुलर रूटीन चेकअप में होते हैं, उनमें लिखा होता है कि रिसेंटली आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक की चल रही है। और आप फ्लाई करने से पहले जितनी भी प्रोसेस है वो सारे कंप्लीट करके आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आयरन, कैल्शियम की अगर दवाइयाँ ले रही हैं, मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ ले रही हैं, तो प्लीज़ आप एडवांस में वो दवाइयाँ लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आते ही आपको दुकानें कहीं नहीं मिलेंगी दवाइयाँ लेने के लिए। तो वो चीज़ें आप प्री प्लान कर आएँ, तो यहाँ पर आकर आपको थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। ओके, अब वो दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए आपके पास। वैसे तो जो डॉक्टर की रिसिप्ट होती है उसमें सब कुछ लिखा होता है। आने से पहले आप मंथली चेकअप करा कर आइए। अगर आपके डोजेज़ रह गए हैं, वैक्सीनेशन रह गई है, तो वो आप कंप्लीट करा कर आइए, क्योंकि यहाँ का प्रोसेस अलग है, राइट? यहाँ की वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी अलग है, यहाँ पर सारी चीज़ें अलग हैं, तो आप अपना कंप्लीट कर आइए। अब डॉक्यूमेंट्स आपको सिर्फ 2 ही लगेंगे। एक तो डॉक्यूमेंट्स आपको, पहला जो डॉक्टर की तरफ से फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट लगेगा आफ्टर 32 वीक्स, ओके। सेकंड जो आपका आफ्टर 32 वीक्स भी कौन-सा होना चाहिए, रनिंग, जब आप फ्लाई कर रहे हो। ऐसा नहीं कि 32 वीक्स मतलब होने वाला है या कम है या ज़्यादा, ये सब नहीं। जो जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर उससे कम है 32 से, या 30 वीक है चल रहा है आपका, या 28 चल रहा है, तो 28 भी है अगर, तो आपको फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 32 से अबव है तो आपको फिट टू फ्लाई की ज़रूरत है। और प्लीज़ एक बार क्राइटेरिया पढ़ लेना, क्या पता किसी साइट पर 30 वीक्स लिखा हो या 28 वीक लिखा हो। 4th, 5th, 6th मंथ के लिए तो नहीं ही माँगते हैं, ये तो मैंने पढ़ा है, लेकिन एक बार कन्फर्म ज़रूर कर लें। देन आपके डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस, उनकी रिपोर्ट्स। थर्ड, आपको आपका चाहिए वीज़ा, पासपोर्ट। फोर्थ, बोर्डिंग पास, जो आपको बोर्डिंग पास वाले देंगे, ओके। एंड टिकट या श्योर, टिकट। अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि जब मैंने ट्रैवल किया यूके फ्रॉम दिल्ली, तो मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। मेरा 24 और 23 और 24 वीक चल रहा था। तो उस टाइम पर मैंने भी बहुत सारी मतलब साइट्स पे पढ़ा, यूके ट्रैवल और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया है। मैंने सीधा एयर इंडिया, मतलब मेरी जो टिकट थी वो एयर इंडिया की तरफ से बुक, मतलब एयर इंडिया से मैंने बुक की थी। तो मैंने सीधा उनको ही कॉन्टैक्ट किया, उनसे ही सारी चीज़ें क्लियर की। उन्होंने मुझे क्लियरली बता दिया कि मेरे को फिट टू फ्लाई की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फिट टू फ्लाई का सर्टिफ़िकेट ही नहीं बनवाया, ओके। लेकिन हाँ, मैंने वो तो नहीं बनवाया, पर मेरी जो वैक्सीनेशन थी, वो मैंने अपनी कंप्लीट की प्रेगनेंसी में। एक वैक्सीन शायद 3rd मंथ पे लगती है, और एक 6 और 5th मंथ में लगती है एक वैक्सीन। तो मैंने वो 2 कंप्लीट की। अपना कोविड का बूस्टर डोज़ लिया मैंने, क्योंकि अब हम इतना ज़्यादा रश में आ रहे हैं। सबको ही पता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी इम्यून सिस्टम कितनी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती ही है। तो वो अपना कंप्लीट करके चलें। और मैंने डॉक्यूमेंट्स में अपना पासपोर्ट, वीज़ा लिया। एंड यस, मैं भूल गई, डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने हस्बैंड, मतलब जिनके पास आप जा रहे हो, मैं तो एज़ अ स्पाउस का जा रही थी यूके। तो मेरे हस्बैंड का सीओएस लेटर हो गया, और उनका पासपोर्ट, वीज़ा हो गया। उसकी फ़ोटोकॉपी, या फिर फ़ोटो, जो भी फ़ोटोकॉपी ली थी मैंने तो ये सारे एविडेंस लिए थे, क्योंकि जब बोर्डिंग के लिए हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, सीओएस दिखाओ, कब तक का उसको वर्क परमिट मिला हुआ है, और बीआरपी कार्ड। बीआरपी कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हस्बैंड का बीआरपी कार्ड ज़रूर लें, अगर आप एज अ स्पाउस जा रही हैं तो, डिपेंडेंट। तो बीआरपी कार्ड की मुझसे फ़ोटो मांगी थी, तो मैंने वो उनको दी थी। उसके बाद जाके जब उनको पूरा क्लियर हो जाता है, उसके बाद ही वो हमें बोर्डिंग पास देते हैं। तो मुझे बोर्डिंग पास मिला। मुझे एयरपोर्ट तक मेरे भाइयों ने छोड़ा था, सारा लगेज वगैरह उन्होंने ट्रॉली में रख दिया था। मुझे सिर्फ़ वो ट्रॉली, मतलब सिर्फ़ चलानी थी, तो उसमें मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी।
फिर उसके बाद जब मैं बोर्डिंग के लिए पहुँची थी तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी, सारा लगेज जो है वो खुद उठा के उन्होंने रख दिया था। मैंने उनसे हेल्प के लिए बोला था। उन्होंने मना नहीं किया, ना ही कोई मना करता है। तो उसके बाद फिर मेरा लगेज चला गया, मुझे बोर्डिंग पास मिला। जैसा मैंने बताया कि मुझसे उन्होंने काफ़ी सारे सवाल भी किए थे, डॉक्यूमेंट्स भी माँगे थे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दे दिए। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद उन्होंने क्लियर किया सब कुछ, उसके बाद मेरे को जाने दिया। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मतलब मैं बोलूँगी, वो ये कि मैं 5 घंटे पहले पहुँची थी अपनी फ़्लाइट से, बट मैं फिर भी लेट हो गई। मतलब मेरी फ़्लाइट थी 2:40 पीएम की, और सॉरी, मॉर्निंग में थी एएम की। और जब मैं मतलब बोर्डिंग के लिए पहुँची थी, तो मेरा टाइम हो चुका था ऑलरेडी डिपार्चर के टाइम पे, फ़्लाइट लेने के लिए जब हम आगे जाते हैं 2:15, और आधे घंटे पहले मुझे पहुँचना था। इतना रश था दिल्ली एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो और लास्ट में तो इनफैक्ट मैं ट्रॉली लेकर भागी हूँ। तो इसीलिए मैं मना कर रही हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ मत लाना लगेज, जो कि आपको उठाना पड़े खुद को, राइट। अब मेरे पास ट्रॉली थी तो मैं उसके साथ-साथ भाग रही थी, मतलब भाग तो नहीं रही थी ऑब्वियस है, पर बहुत ही जल्दी-जल्दी चल रही थी कवर करने के लिए, कि कहीं मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। वैसे तो मिस नहीं होती है, बट फिर भी एक दिल में तो डर होता ही है, एक तो वैसे ही हम अकेले हैं। तो मैं फिर फटाफट, मतलब इतना जल्दी-जल्दी चल रही थी, मुझे इतनी प्यास लग रही थी क्योंकि पानी मैं अंदर लाई नहीं थी, तो बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन मैं चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ। ऊपर से मेरी फ़्लाइट जो गेट नंबर था वो 12 और 13 था समथिंग। तो इतनी आगे तक मुझे बहुत जल्दी-जल्दी चलना पड़ा था। बीच में तो मैंने थोड़ा-सा रन भी किया था, पर आप ऐसा मत करना। फ़्लाइट से हमेशा 4 से 5 घंटे, साढ़े 5 घंटे पहले ही पहुँचना, क्योंकि कई बार रश बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और उस दिन 13 दिसंबर वाले दिन तो बहुत ज़्यादा रश था। फाइनली मैं पहुँची अपनी फ़्लाइट के पास और मैंने फ़्लाइट ली। और प्लीज़ वियर कंफर्टेबल क्लॉथ्स। तो जिसकी मतलब अगर अच्छे कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनोगे तो, क्योंकि आपको बहुत ही लंबा ट्रैवल करना है, लाइक 9 घंटे तक आपको बैठे ही रहना है। थोड़ा बहुत आप उठकर वॉक कर सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, तो उससे क्या आपका थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह हो जाएगा। तो ये आप कर लेना। और हाँ, केबिन बैग में यार प्लीज़ कुछ खाने के लिए रख लेना, क्योंकि ठीक है, हमें हमें फ़्लाइट में सब कुछ खाने के लिए मिलता है, बट प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनको जल्दी भूख लगती है। तो अगर आप उसमें कुछ रखेंगे, तो वो आप निकाल सकते हैं और खा सकते हैं जब तक आपको वहाँ से कुछ प्रोवाइड ना किया जाए। मैंने नहीं रखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बट हाँ, थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा, मतलब जो भी उनका स्नैक्स वगैरह का टाइम होता है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलती हैं, एयर होस्टेस वगैरह, तो उन्होंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को जो भी चीज़ें दी खाने के लिए, मैंने खाई। और फिर या हाँ, उसके बाद 9 घंटे तक मतलब ट्रैवल था मेरा, तो सोने को तो मिला नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत इधर मेरे को विंडो सीट मिली थी, तो मैंने सर टिका कर रेस्ट कर लिया था। ज़्यादा अच्छे से तो रेस्ट नहीं कर पाते, बट स्टिल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे पूरी ट्रैवलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी बहुत सोने की दिक्कत थी, ब्लैंकेट वगैरह मिला नहीं, तो मैं अच्छे से कपड़े वगैरह बहुत सारे भर-भर के पहन कर गई थी। और मैंने गाउन टाइप का पहना था। कोशिश करें कि बिल्कुल ही लूज़ और कंफर्टेबल कपड़े पहने, जैसे गाउन हो गया, तो गाउन में क्या बिल्कुल भी फ्री मतलब आपको बंधा-बंधा सा फ़ील नहीं होता है, बिल्कुल कंजस्टेड फ़ील नहीं होगा, आपको फ्रीली फ़ील होगा। तो प्रेफ़रेंस दें ऐसे कपड़ों को ज़्यादा, जो आपको कंफर्टेबल फ़ील कराएँ। या दैट्स इट, इतना ही, मतलब मैं कंफर्टेबली पहुँच गई थी। फिर जब मैंने मतलब फ़्लाइट मेरी लैंड हुई थी, उसके बाद मुझे, मतलब मैंने ऑलरेडी किसी, मतलब एक से मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी, एक फ्रेंड बन गया था मेरा, तो मैंने उनको बोल दिया था मेरे सामान लगेज के लिए, तो लगेज लगेज उन्होंने उठाकर मुझे दे दिया था, मतलब मेरी ट्रॉली में रख दिया था। और बाहर ही एग्ज़िट गेट पर मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे रिसीव करने के लिए, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। या इमिग्रेशन ऑफ़िस, उससे पहले एक सेक्शन आता है इमिग्रेशन ऑफ़िस का। तो अब इमिग्रेशन ऑफ़िसर ने मेरे से क्या-क्या सवाल किए, अब उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है अगर मैं अभी बताने लग जाऊँगी, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको वो भी जानना है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आगे क्या जानना है। तो ठीक है, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा।